तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो भाई, अजय, रोहित, रोहित सर यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 भी करवाओ, वरना छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। करवाते हैं करवाते हैं, सब्र करो। चलो भाई, रोहित का कहना है कि चैप्टर नंबर 3 करवाओ भाई। ठीक है, तो लिखो भाई, चैप्टर नंबर 3 लिख लो। आज रोहित की बात मानते हैं भाई, आज रोहित की बात मानते हैं। ठीक है, तो अपन चैप्टर वाइज नहीं चलते हैं, अपन चलते हैं किस वाइज, यूनिट वाइज। किस वाइज, यूनिट वाइज। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। लेकिन आपके जो टॉपिक्स है, आपके पास जो यूनिट है, आपके जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो आपसे पूछा गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पहली बात तो। दूसरा है कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जो कोई पार्टिकल है वो अगर मोशन कर रहा है तो उसकी जो मोशन का स्टडी कीजिए। एंड दूसरी पार्ट क्या होता है, इसका दूसरा भाग होता है कि उसका जो पोटेंशियल होता है, यानी उसका जो विभव होता है, उसका एक कर्व आता है, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपन बेसिक से चलेंगे और मुश्किल से 2 या 3 दिन में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत से बच्चों के मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं, तो मिड टर्म वालों आपके लिए ये सूचना है कि आपको इतना करवा दिया गया है कि आपको एग्जाम आराम से आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, मिड टर्म का आगे बात समझो। आपके लिए ये जो दो टॉपिक करवाए, ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर करवाए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। चलो भाई, हाँ गुड मॉर्निंग अजय। अजय को अब याद आया है। अजय, चलो अजय, ठीक है करें शुरुआत। तो आप एक बार हेडिंग डाल लीजिए कि संरक्षी बल। ये पूरा चैप्टर ही है, तो अपने ऊपर हेडिंग डाल देना इसको, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये तो रही पहली बात। ठीक है, शिवम, उसमें से मिल जाएगा आपको, जितना करवाया उसमें मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ। तो भाई देखो, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षी, और संरक्षी शब्द संरक्षण का बिल्कुल समान सा लगता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक तो कंजर्वेशन पढ़े होंगे आपने, कंजर्वेशन, संरक्षण। संरक्षण मतलब किसी की रक्षा करना, या जो सुरक्षित है। तो अपन ने देखा कि आपने एक तो पढ़ा ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण। बहुत सारे अपने क्या होते हैं, ये संरक्षण के नियम होते हैं, लॉज होते हैं, कंजर्वेशन लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं हमारे पास, कंजर्वेशन लॉज हैं, इसी प्रकार से हमारे जो फोर्स होता है, अपना जो बल होता है, बल तो जानते हो ना आप, बल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि आपके पास कोई घटना घटी तो उसकी पहले ऊर्जा और बाद में ऊर्जा, दोनों, किसी निकाय की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, या फिर संवेग, किसी टक्कर से पहले टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है। वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। द्रव्यमान भी, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है। द्रव्यमान को बस ऊर्जा से द्रव्यमान, और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करती हैं। ठीक है, अपन को वहाँ पर अभी नहीं जाना। उसके अलावा अपन ने जब चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण की 2 डेरिवेशन भी की थी। ये बात हो जाती है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंजर्वेशन, तो ये था संरक्षण के नियम। अब बात आती है सर जी कि हम फोर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्यों फोर्स का जिक्र किया है। क्योंकि मैकेनिक्स में जब भी हम मोशन का स्टडी करते हैं, जब भी हम गति का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो बल है ये किस प्रकार का है। ठीक है, ये किस
टाइप का है। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो जो संरक्षी बल का जो कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है वर्क पर और फोर्स पर, यानी कि उसकी फोर्स और वर्क दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है। और वर्क के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो संरक्षी बल है ये किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। चलो भाई अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, फोर्स। क्या होता है फोर्स? एफ बराबर एम, एफ इज इक्वल टू एम। इसको तो हर कोई जानता है, सही बात है। इसको आप फोर्स बोलते थे, यानी कि किसी भी मास में आप एसिलरेशन ला दो तो वो एसिलरेशन किसकी वजह से आएगा? कोई ना कोई उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तब जा कर के ये इसमें एसिलरेशन आएगा। सही बात है, ये बात भी आप जानते हो। ठीक है। फोर्स फिर अलग अलग टाइप के होते हैं अपने पास। ये तो हो गया फोर्स सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए फोर एसिलरेशन होता है, इसको भी जानते हैं हम। क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो गुरु जी? तो बताना तो जरूरी है एक बार। ठीक है। एम यहाँ पर मास है। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका जो फोर्स है, इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है। और इसकी अगर डायमेंशन अगर आप देखना चाहो तो एम होता है एक तो, और ए का मतलब एसिलेशन। तो अपने पास एम की जो है डायमेंशन, अगर मैं देखूँ इसकी, विमा की बात करूँ, विमा डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी जरा बता सकते हो क्या? ये एम है तो एम की क्या होती है? एम वन होती है। 11वीं में पढ़ी थी आपने, कक्षा 11 में। ठीक है। और ये जो ए होता है इसकी क्या होती है? L1 T माइनस 2। तो ये हो जाती है किसकी? फोर्स की डायमेंशन। ये भी आता है अपन को तो। अरे सब आता है, फिर तो क्या दिक्कत। ठीक है। तो ये वही बात सर। चलो, तो यहाँ से अगर मैं इसका एक्चुअली मैं रियल जो मात्रक निकालना चाहूँ, केजी मीटर सेकंड माइनस का 2, यही तो होगा इसका एक्चुअली मात्रक, हकीकत वाला तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। इसको ही अपन क्या बोल देते हैं? 1 न्यूटन बोल देते हैं, 1 न्यूटन। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या? न्यूटन। चलो जी, इसको बोल दिया अपन न्यूटन। इसको 1 न्यूटन बोलने के लिए क्या कहना पड़ेगा अपन को? 1 न्यूटन बोलने के लिए कहना पड़ेगा कि गुरु जी, अगर मैं 1 सेकंड में और 1 किलोग्राम द्रव्यमान को और 1 मीटर खींच कर ले जाता हूँ, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। सही बात है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई बल की कहानी। ठीक है। बस छोटा सा बल अभी अपन ने देखा। दूसरी बात आती है, दूसरा एक वर्ड आता है अपने पास, कार्य, जिसको आप वर्क बोलते हो। क्या बोलते हो? वर्क। या हिंदी में बोलते हो इसको कार्य। सही बात है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अपन कार्य बोलते हैं। रिंकेश, शिवम। हाँ भाई, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना बीच बीच में, है ना? हाँ। अब देखो, वर्क के बारे में आप क्या जानते हो? वर्क तो अरे वही है, W बराबर F × D। W इक्वल टू F वेक्टर डॉट, और यहाँ पर क्या बोल देते हैं अपन? डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। सही बात है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम पहले से जानते हैं, इसको क्या जरूरत है बताने की, फिर भी बता देते हैं, चलो ठीक है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य कहलाता है सर जी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार तुम्हें सब कुछ आता है पहले से ना। इज कार्ड वर्क। चलो, नया क्या है, नया अभी बताते हैं इसमें। अब ये जो अपने पास वर्क है, ये जो कार्य है, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा अपना फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा तो संरक्षी और कौन सा असंरक्षी। तो उससे उसको जानने से पहले अपन इस वर्क की, इसकी भी प्रोफाइल देख लेते हैं और अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। जूल बोलते हैं ना, जूल उसका होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? यूनिट जूल होती है। और यूनिट अगर आप इसकी देखना चाहो तो फोर्स की में एक और मीटर की बढ़ा दो, सही बात है। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगी? M1 L1 T-2 तो किसकी थी? फोर्स की थी। और इसमें और एक और जोड़ दो, किसकी? L1 की। कितनी हो जाएगी इसकी डायमेंशन? M1 L1 M1 L2, M1 और L2 और T-2। 11वीं के दिन याद आ गए होंगे आज तो आपको, है ना? 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जब आपने ये पढ़े थे। अच्छा, चलो भाई। अब बात आती है, ये फोर्स, ये वर्क होता है, ये वर्क भी दो प्रकार का होता है, सही है। वर्क भी अपने पास 2 टाइप का होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, तो अगर अपन ओपन करके लिखें, क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर? देखो, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोड ऑफ फोर्स, मोड ऑफ डी, और कॉस थीटा। सर जी ये कॉस थीटा क्या है? आपके पास जो एफ वेक्टर और डी वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन है, उनके बीच में बना हुआ एंगल थीटा, सही बात है। यानी कि आपके पास कोई भी मास एम है, ये एम मास की एक बॉल है, इसको आप इधर ले जा रहे हो, ठीक है। तो इधर आपका जो डिस्प्लेसमेंट इधर साइड में हो रहा है, सही बात है। और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगा दिया आपने और इधर लगा दिया आपने डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास जो ये एंगल बना है थीटा, इसको बोलेंगे यहाँ पर ये वाला थीटा, सही बात है। ये जो थीटा है, ये भी डिसाइड करेगा क्या? इस फोर्स के वैल्यूज को, सही बात है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये वर्क है, ये कैसे है? स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। ये, हाँ, चलो भाई, हाँ हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो शुरू से करते आ रहे थे अपन, ठीक है। तो ये तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाता था अपने पास, विस्थापन। चलो जी, अब बात आती है आगे। इसके दो कंपोनेंट अगर अपन करें, इसके अगर ये जो फोर्स है, अब यहाँ पर जो ये डी लिया है ना अपन, डी, तो इस या तो इस डी का इस फोर्स का कंपोनेंट डी की डायरेक्शन में लिया है अपन ने। दो कंपोनेंट अपने पास होते हैं, सही बात है। किसी भी वेक्टर को या फिर किसी भी राशि, किसी भी वेक्टर को अपन दो भागों में तोड़ सकते हैं, सही बात है। किसी भी वेक्टर को अपन दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, तो अगर मैं इसके डी को तो थोड़ा प्रॉपर ही बना लेता हूँ। चलो भाई, ये तो था आपने डी। तो ये जो फोर्स है, अब ये लग तो ऐसे रहा है, तो मेरे को क्या है, मैं तो इधर जाना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ये फोर्स इधर कितना प्रभाव डालेगा, इधर इसको इधर खींचने में? तो मैं फोर्स के क्या कर देता हूँ, यहाँ पर दो कंपोनेंट बना देता हूँ। फोर्स के कितने कंपोनेंट बना देता हूँ? दो कंपोनेंट। तो देखो, एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा, जिसको मैं बोलूँगा क्या, एफ। एफ, अब देखो ये वाला जो इसका जो, जिस जब भी अपन किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं या किसी वेक्टर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो थीटा की साइड में, जिधर थीटा झुका हुआ है, उधर साइड में अपन लेते हैं क्या, कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा तो इधर आ जाएगा,
और एफ साइन थीटा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ड्राइव करने का मतलब ये था कि आपके पास जो एफ कोस थीटा है, यानी फोर्स का एफ कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, वही आपको इधर डिस्प्लेसमेंट करने में मदद करेगा। इसका मतलब तो ये है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी जो वर्क होती है, इसकी अलग अलग यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। वर्क की एक यूनिट तो जूल होती है। यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, जूल, ठीक है। और जूल के अलावा भी कुछ होती है। जूल में, जूल का मतलब क्या है, जूल का मतलब है फोर्स का क्या मतलब होता है, न्यूटन। और इसका क्या मतलब होता है, मीटर। यानी आपको कहीं पर भी न्यूटन इंटू मीटर दिखाई दे दे तो उसका मतलब है एक जूल, ठीक है। इसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप जानते हो। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं बता सकते हो क्या? ये तो ऐसा ही यूनिट है इसकी। एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। क्या, 10 की पावर 7 अर्ग। ये भी केस की यूनिट है एक। ये भी यूनिट है हमारे पास किसकी, वर्क की, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, काम में ले सकते हैं अपन इसको आगे चल के, क्योंकि मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें अपन को काम आती है। सही बात है। तो ये तो बस अपन खेल रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक न्यूटन में कितने होते हैं, डायन भी होती है सीजीएस में। कितनी डायन होती हैं, 10 की पावर 5 डायन। डायन भी क्या है, मात्रा का एक, क्या, फोर्स का। सही बात है, ये भी जानते हो। डायन जानते हो, डायन मात्रक है, सही है। क्या है, मात्रक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये भी आप जानते हो, सही बात है। सब कुछ जानते हो आप ऑलरेडी। अच्छा, ये जो इसमें अगर मैं थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूँ, तो छोटा कर दूँ। अगर इस डब्लू में, क्योंकि अगली स्लाइड ले लो चलो। और डब्लू का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एफ डी कॉस थीटा। सही बात है। तो यानी कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रही, इसका मास क्या है, एम है। सही बात है। और मैं इसको यहाँ से और यहाँ पर ले आया, ठीक है। और मेरा जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में था, और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है डी वेक्टर की, इधर डायरेक्शन है, ये थीटा है। सही बात है। इसके लिए तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब अगर आप फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स ऊपर से लगा दो, यानी थीटा की वैल्यू क्या कर दो, 90 डिग्री कर दो, यानी आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एफ था और ये क्या था, डी वेक्टर। तो आपके पास फोर्स कितना लगेगा जरा देखना, डब्लू बराबर एफ डी और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डब्लू बराबर 0। तो आप ये देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर से फोर्स लगाते हो, ऊपर से दबाव डालते हो, तो वस्तु हिलती डुलती नहीं है, उसमें क्या होगा, मोशन ही नहीं हो पाएगी। मोशन नहीं हो पाएगी तो उसमें फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सही बात है। अच्छा, पहला केस है, ये तो हो गया पहला केस। केस, केस, ठीक है। तीसरा केस ले लो। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, किसमें, इधर तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन थी और इधर ही आप इसको खींच रहे हो। इधर ही तो आपने डी वेक्टर था और इधर ही आपका क्या फोर्स लगा रहे हो आप, इधर ही खींच रहे हो आप उसको। फोर्स लगाने का मतलब खींच रहे हो आप उसको। तो आपके पास एफ बराबर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो गया यहाँ पर, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, एफ इंटू डी और कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ कॉस थीटा का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 का मान 1। तो आपके पास आएगा एफ डी, यानी आपके पास जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, चलेगा आपके पास इधर, वर्क होगा, वो क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, वर्क मैक्सिमम होगा। सही बात है। तो यहाँ पर कह देंगे वर्क विल मैक्सिमम, यानी कि कार्य अधिकतम होगा। ठीक है।
ठीक है। और ये जो कार्य था ये कैसा था, कम था, सही बात है। और ये जो वर्क है ये कैसा है, यहाँ पर धनात्मक भी है, कैसा है, पॉजिटिव भी है, सही बात है। अच्छा, 3 केस हो गए अपने पास। यहाँ पर वर्क विल बी 0, ये लिख ही देना आप, कार्य शून्य होगा। अच्छा, एक बात और बताओ। हाँ, आज तो खेल रहे हैं बस, आज तो बस खेल रहे हैं अपन बस, ठीक है। हाँ, चलो भाई। अब बात आती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये भी डिसाइड करता है आपके पास वर्क को? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डी था, विस्थापन था, इसके आधार पर अगर आप फोर्स को देखें, बल को देखें, तो अपने पास विस्थापन होता है। विस्थापन किसी सर्कुलर पाथ, ये जो कार्य, ये नहीं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और कार्य 0 आ गया, भाई साहब मैं तो इतनी मेहनत की और आप बोल रहे हो कार्य 0 हो गया। कार्य डिपेंड करता है किस पर, या तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, या पर डिपेंड करेगा आपके विस्थापन पर। किस पर डिपेंड करेगा? विस्थापन पर, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास फोर्स है, इस वाले केस में होता है ना, कौन से वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, तो अपने पास जो फोर्स की जो वैल्यू है, जब अपने पास कहाँ से कहाँ होता है, 0 से थीटा और 90 डिग्री के बीच में होता है, तो जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। फोर्स बढ़ता है, यानी कि डब्ल्यू भी अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक केस और ले लेते हैं, एक केस और ले लो। अगर आपके पास, आपको जाना तो इधर है, आपको वस्तु को डिस्प्लेसमेंट तो इधर करवाना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर, और आप खींच किधर रहे हो इसको, इधर, फोर्स को खींच किधर रहे हो, इधर, यानी वस्तु तो उधर जानी चाहिए लेकिन आप उसको खींच इधर रहे हो, सही बात है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, सही बात है। जरा देखना, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री, सही बात है। तो यहाँ पर कॉस 180 का मान -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का एफ डी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वर्क क्या आ गया, नेगेटिव। क्या हो गया, वर्क आपका नेगेटिव। तो आप देखो, आप जब थीटा की वैल्यू आपके पास 0 से लेके, वो 90 से लेकर के और 180 के बीच में रहेगी, तो आपको फोर्स हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव, सही बात है, कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ले लिया ना, अपोजिट वाला भी, ठीक है। तो ये हमेशा, ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, आपकी जो गति होगी, आपकी जो गति होगी या मोशन होगी, क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। और ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे? एक आदमी है, ठीक है, वो एक साइकिल पे बैठा है, ये उसकी साइकिल है, वाह, कैसी साइकिल, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये साइकिल है उसकी, साइकिल ऐसी होती है क्या, चलो ठीक है, जो भी है। तो ये साइकिल में अगर आप, ये इधर जा रहा है, ठीक है, आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर रुका हुआ है। तो आप अगर इसमें, इसको इधर जाना है, इस डायरेक्शन में, तो आप अगर इसको इधर धक्का दोगे या इधर से थोड़ा सा भी खींच भी दोगे, तो इसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्या होगी, सहायता होगी, तो इसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही बात है। हाँ, ये जो आदमी है, मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ले लो, आपके पास कोई कार है, ठीक है, हाँ, कार तो अच्छी बन गई, कार तो अच्छी बन गई, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल। ये अपने पास एक कार है, सही बात है, ये कार है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कार मतलब खराब हो गई, सपोज करो खराब हो गई, तो ये यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा चल रही है इधर इसको, तो या फिर ऐसे मान लो भी वेग से जा रही है, ठीक है, कार जा रही है, इसके अंदर आदमी बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, इस कार को इधर जाना है, इस कार को किधर जाना है, इधर जाना है। आप क्या करो, इधर इसमें इधर ही फोर्स लगाओ, क्या लगाओ, इधर ही फोर्स लगाओ, एफ और लगा दो इसमें, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एफ, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहा है इसमें। तो एक बात बताओ, इसकी गति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो इसका जो वर्क होगा, इसका जो वर्क होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, वर्क आएगा पॉजिटिव। तो इसकी मोशन क्या होगी, मोशन इंक्रीज होगी, सही बात है, मोशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही होगा, और वी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका जो फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये जो फोर्स लगेगा इसकी गति को बढ़ाएगा, मोशन विल इंक्रीज, गति इसकी बढ़ेगी, सही बात है। दूसरी बात, एक आदमी है, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, इसी कार पर ऊपर से फोर्स लगा रहा है, कार एक तो पिछक जाएगी और कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर ये वाला जो आदमी काम करेगा, ये वाला समझ करो ये रहा, ये वाला जो काम कर रहा है, इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इसका वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही बात है। और एक आदमी इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा है, इधर से आगे से, सही बात है, तो इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, इसका वर्क होगा जो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर नेगेटिव। तो ये जो आदमी ये क्या करेगा, इसकी गति को घटाएगा, रोकेगा यार इसकी गति को, तो इसकी मोशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, सही बात है, आगे बात समझ में। अब ये तो नॉर्मल वाले एग्जाम्पल थे, सही बात है, किसी कुछ पूछना है। अच्छा एक चीज़ और, ये वाली चीज़ जो मैंने की है देखो, यहाँ पर, यहाँ पर ये जो केस लिया था अभी, ये जो केस लिया, इस सब में, इन सब में मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया, फोर्स को लगाया है बस, फोर्स को तो मैंने केवल लगाया है। तो यहाँ पर फोर्स अभी तक क्या था, कांस्टेंट लगा था, कैसा था, एफ कांस्टेंट लगाया था भाई, मैंने फिक्स 5 न्यूटन का लगाया तो 5 का इंच लगाया, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर सेकंड में फोर्स चेंज हो रहा है। अपन ने यहाँ पर क्या किया है, फोर्स कांस्टेंट अप्लाई किया है। कैसा फोर्स अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, सही बात है। चलो, तो ये तो था अपने पास थोड़ी सी कार्य की बात, वर्क की बात हो गई। चलो वर्क की बात हो गई। अब इसके अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, आपने एक तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी होगी, आपको पता होता, समाकलन रूप में, समाकलन के रूप में भी पढ़ा था ना। समाकलन के रूप में कैसे पढ़ा था, कि आपके पास एक ग्राफ बनाते थे आप, याद हो तो, बचपन में। हम्म। ठीक है, इस एक्सिस पर तो क्या ले लेता हूँ मैं, फोर्स, ठीक है, और इसे इस वाली एक्सिस पर ले लेता हूँ क्या मैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। और सपोज करो ये कि मेरे पास क्या है, जब गति हुई थी तो ये कोई कर्व आया था, ये इसका वक्र आ गया, यानी कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर बी पर पहुँच गई, ठीक है। और जब जैसे मैंने उसका ग्राफ बनाया तो मेरे को ये मिला, यानी ए से स्टार्ट हुई और बी तक पहुँच गई वस्तु, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसकी, इसको बोल देता हूँ मैं क्या, x1। और कहाँ पर पहुँच गई मेरे पास ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, यहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच x2, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन मान लिया अपन ने, x, सही बात है। चलो एक मिनट।
अभी ठीक है। हाँ, चलो भाई। तो अपने पास एक ऑब्जेक्ट थी, ए से बी तक जा रही थी, अपन ने ग्राफ बनाया फोर्स के बीच में, ये तो फोर्स ले लिया इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, तो बोलते हैं फोर्स एक्सिस, और इस एक्सिस पर क्या ले लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो बताओ। तो अपन को अगर यहाँ का वर्क निकालना है कि ए से बी तक पहुंचने में कितना वर्क किया गया है, तो उस वर्क के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन के यूज के लिए कैसा कैसा यूज करते हैं कि सर जी यहाँ पर एक क्या ले लो, एक पट्टी ले लो, एक क्या ले लो, स्ट्रिप ले लो, और स्ट्रिप भी कैसी ले लो, एक बहुत जिसकी विड्थ है वो क्या है, बहुत कम है, कितनी है, डी एक्स विड्थ है, क्या है, डी एक्स विड्थ की क्या ले ली मैंने, एक स्ट्रिप ले ली। सही बात है। और इस डी एस, ये जो डी एक्स स्ट्रिप है इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। सही बात है, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। तो अगर सपोज करो इस डी एक्स में, इस डी एक्स दूरी को, डिस्टेंस को तय करने में अपन को जो वर्क है वो कितना मिल रहा है, सपोज करो डी डब्ल्यू। सही बात है, क्या मिल रहा है, डी डब्ल्यू। किसकी वजह से मिल रहा है, इस फोर्स की वजह से। मेरे को अगर टोटल वर्क निकालना है, वर्क क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। सही बात है। किसने किया, फोर्स ने किया। ठीक है, कितना किया, डी डब्ल्यू किया। क्या किया, डी डब्ल्यू किया। अगर यहाँ पर अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी ना भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में ना भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, ओमेगा लिख दिया क्या, यार वो पिछली वाली क्लास वाला ओमेगा बार बार याद आ जाता है आजकल, है ओमेगा ओमेगा पढ़ा था अपन इसलिए। चलो इसको हटाओ, कैसे लिखो, एफ डी और एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स, ओमेगा लिख दिया था मैंने। ओमेगा ने सबको घुमा के रख दिया कल तो, है। हाँ, सही बात है। तो ये हो गया अपने पास एफ डी एक्स, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही बात है। आपको जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, फोर्स दे दिया आपके पास 2x, एफ बराबर दे दिया आपके पास 2x+3, एफ की वैल्यू आपको दे दी, और आपसे पूछ लिया कि इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, इस फोर्स के द्वारा किया गया क्या है, एग्जाम्पल 0g w बराबर, और कहाँ से कहाँ दे दिया, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, ऐसे दे दिया। ठीक है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा, 2 से लेके 4 तक, और इंटीग्रेशन किसका करना है, 2x+3 dx। तो पास वर्क कितना आ जाएगा, देखो जरा यहाँ से, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²/2 + 3x, ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, पहले 4 रख दो इसमें, तो 4 चौका 16, प्लस अलग से कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्या आएगा, 4×3 = 12, अब माइनस का, तो पहले 2 रखो तो क्या आएगा, 4, माइनस का, अब क्या रख दो, 6, 2 इसमें रखा, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो जरा, 4×4 = 10, और ये कोई कितना, 18, तो 18 में से 10 गए तो 8 न्यूटन, कितना, 8 जूल, वर्क कितना आएगा, 8 जूल। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये तो एक एग्जांपल भी होगा, अगर आप कहीं ऐसा मिल जाए सवाल। ठीक है, और व्यवस्थित कर दो इसको थोड़ा सा। हम्म, रह जाएगा क्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। तो ये तो थी कहाँ वर्क की कहानी, वर्क को ऐसे ऐसे अपने डिफाइन किया है। अच्छा, वर्क अगर पॉजिटिव हो, वर्क कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ने खुद ही कार्य किया है। वर्क अगर नेगेटिव, अच्छा यानी सिस्टम पर काम किया गया है, क्या किया है, सिस्टम पर काम किया गया है। वर्क अगर नेगेटिव हो,
यानी सिस्टम ने खुद काम किया है, सिस्टम ने खुद ही काम किया है, इसको ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कह सकते हैं, कर सकते हैं। यानी अगर आपका कार्य धनात्मक है तो इसका मतलब आपने निकाय पर खुद ने काम किया है, और वर्क अगर नेगेटिव है तो सिस्टम ने खुद ने ही काम किया है, सिस्टम ने खुद ने ही काम किया है। ठीक है, तो ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। वर्क के बारे में अपन को बस इतना जानना था कि वर्क का फॉर्मूला ये होता है वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि अपने पास एक थ्योरम आती है, कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी जानते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये भी आपने कभी पढ़ी होगी, कार्य ऊर्जा प्रमेय, सही बात है। अच्छा 18 आएगा, क्या जो भी आएगा उसको लिख लेना है ना। हाँ 18 आएगा यहाँ पे, 28 में से 10 गए तो 18। ओके, सही है। चलो भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि आपके पास टोटल जो वर्क डन है, टोटल जो वर्क डन है, वो सभी कार्य, मतलब जितने भी अपने पास वर्क हैं, या फिर जितने भी अपने पास बल हैं, जितने भी फोर्स हैं। ठीक है, देखो अपने पास फोर्स कंजर्वेटिव होगा, एक तो संरक्षी होगा, असंरक्षी बल होगा, और अन्य प्रकार के भी होंगे। और क्या होंगे, आंतरिक होंगे, आंतरिक हो सकता है, बाह्य बल हो सकता है। ये सभी जो बल हैं, कौन से, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर जी, एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफाइन कैसे करते हैं, तो जैसे अपने पास ये कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, निकाय। सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है जिसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जैसे कि सपोज करो मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ, ये एक बॉल थी, ठीक है, इस बॉल को, इस बॉल के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सिस्टम। ये हो जाएगा इस क्या, सिस्टम। इस बॉल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर जैसे दो, या फिर एक मान लो इसको, हम्म, इस बॉल पर अगर मैं बाहर से यहाँ से कोई फोर्स लगाऊं तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल। और इस बॉल पर खुद ही कोई फोर्स लग रहा है, या फिर इस सिस्टम के अंदर सपोज करो दो, एक आदमी है, ये बॉल इसके साथ खेल रहा है, तो ये जो आदमी है, इन दोनों को अपने सिस्टम मान लिया, इन दोनों को क्या मान लिया अपने सिस्टम, इन दोनों की स्टडी कर रहे हैं। तो इनके अलावा अगर कोई बल अगर अपन बाहर से लगाते हैं तो उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। और अगर ये दोनों ही, ये व्यक्ति इस बॉल पर फोर्स लगा रहा है, या बॉल इस व्यक्ति पर चोट कर रही है, तो इसके अंदर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, तो जो फोर्स रहेगा उसको बोलेंगे अपन आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। ये भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने फोर्सेज के नाम लिए हैं, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, आंतरिक बल और बाह्य बल, ठीक है, ये जो बल है, ये जो बल हैं, इनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, अगर इस सिस्टम पर कोई कार्य किया जाता है, इन सब ने मिलकर के सिस्टम पर कोई काम किया है, जो आया क्या, वर्क आया, क्या आया, वर्क। जो अपने वर्क निकाला, जो एफ डी एक्स किया, या मेहनत करके जितने फॉर्मूले वगैरह लगा करके मैंने जो वर्क की वैल्यू आती है, वो वर्क की वैल्यू कितनी आती है पता है आपको, इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। यानी पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सपोज करो के थी, क्या थी, K1 थी, और बाद में क्या हो गई, इन्होंने ये सारे फोर्सेस पर लगे तो क्या हो गई, K2 हो गई। तो इन दोनों में जो चेंज हुआ है, डेल्टा K2 माइनस K1, डेल्टा K इसको अपन बोलते हैं, डेल्टा K बराबर क्या हो गया, K2 माइनस K1। तो ये चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, ये किसके बराबर होगा, इस वर्क के बराबर होगा, इस कार्य के बराबर होगा। और इसी को अपन बोल देते हैं क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसी को बोल देते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसकी अगर डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे पता है, पहले तो ये हेडिंग डाल लो, ठीक है,
और लिख ही देता हूँ चलो। तो अपन लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बाई बाई ऑल, जितनी भी अपने पास फोर्स है ना, या फिर ऐसे लिखो ऑन एनी बॉडी बाई ऑल, या फिर ऐसे लिख दो बाई ऑल फोर्सेज, बाई ऑल फोर्सेज। और कौन कौन से होंगे फोर्सेज अपने पास? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और इंटरनल। इंटरनल, एक्सटर्नल। जी, इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और बॉडी। आगे बात समझ में? यानी कि हमारे पास जो टोटल जो वर्क डन होता है, कुल जो कार्य होता है, वो सभी बलों के द्वारा निकाय की ऊर्जा को, निकाय की काइनेटिक ऊर्जा में चेंज के बराबर होता है। ठीक है, सभी बलों का द्वारा किया गया कार्य निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। परिवर्तन के तुल्य क्या हो गया अपने पास? इस प्रमेय के अनुसार, ये इसको बोलते अपन क्या? वर्क कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, ये आप आगे समझ, ये हो गया इसकी डेफिनेशन, और ये था इसके एग्जाम्पल समझने का। आगे बात समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बनाएंगे बनाएंगे आकाश, अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। आकाश कह रहा है सर आप हर चैप्टर के अलग अलग फोल्डर बना दो, बनवाऊंगा, उसको भी बनवाऊंगा, है ना? हाँ, चलो। गतिज ऊर्जा तो जानते हो ना, गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। यानी किसी मास में अगर वेलोसिटी है तो उस टाइम उसमें द्रव्यमान के साथ अगर उसमें वेग भी आ जाए, तो ये जो अपने पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी है, उसको बोलेंगे हाफ एम बी स्क्वायर। सही बात है। तो ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, अगर इसको मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको? देखो कि सर जी, डब्लू आपके पास कोई कार्य हुआ है किसकी वजह से? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, प्लस डब्लू आपके पास कार्य हुआ किसकी वजह से? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इसको नॉन सी लिख दो, एन सी लिख दो, एन सी, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। अच्छा, डब्लू आपके पास वर्क हुआ है किसकी वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। डब्लू आपके पास वर्क हुआ है किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये जो सारे जो वर्क हुए हैं, ये किसके बराबर होंगे? ये सारे वर्क किसके बराबर होंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अपन पहले तो ऐसे लिख लो, के फाइनल लिख लो इसको। इसका मतलब क्या होता है? के फाइनल यानी लास्ट में, माइनस के इनिशियल यानी प्रारंभ में। आगे बात समझ में? ये हो गया अपने पास एक स्टेटमेंट। क्या हो गया? किसका? स्टेटमेंट हो गया इसका, थ्योरम का। सही बात है।
हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? इसमें पूछने की क्या बात है, सब जानते हैं हम पहले से हैं। चलो, तो ये हुआ क्या होगा, हुआ ऐसा होगा कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट थी, इस पर आपने, जो पहले ये स्टार्टिंग में इनिशियली प्रारंभ में इसके पास वेलोसिटी थी, क्या थी, v1 मान लो। प्रारंभ में क्या मान लो, इसकी वेलोसिटी v1 थी, या फिर v इनिशियल मान लो। v इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ठीक है। और कुछ देर बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई होगी, v फाइनल हो गई होगी। क्या हो गई, v फाइनल। सही बात है, इस पर कोई फोर्स लगे होंगे, फोर्सेज, ठीक है, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर इसकी, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी, k इनिशियल 1/2 एम। अच्छा, इसका मास भी बता दो, इसका मास एम है। मास तो क्या है इसका, एम। तो एम पी आई का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 एम पी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास, अगर ऐसा हुआ है तो अपने पास जो फाइनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, के फाइनल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट थी इसका अगर अपन वर्क निकालना है, अगर इसका क्या निकालूं मैं, वर्क निकालूं, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर कहाँ से, सपोज करो ये वाली जो स्टेट थी हमारे पास, ये x1 पर था, कहाँ पर था, x1 था, और कहाँ पर आ गया, x2 पर आ गया, कहाँ आ गया, x2 पर आ गया। तो क्या हो जाएगा अपने पास वर्क, x एफ डी एक्स। सही बात है, और कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, ऐसे ही तो करते हैं। सही है, अगर मैं लिमिट ना भी लगाऊं, ये तो खैर फिक्स हो जाएगा फिर, लिमिट अगर मैं ना भी लगाऊं, देखूंगा तो ये फॉर्मूला किसका होगा मेरे पास, फॉर्मूले का। अब चूंकि इस फॉर्मूले में ये वेक्टर फॉर्म में लगा दिया मैंने इसमें, वेक्टर, वेक्टर और डॉट, ठीक है। अच्छा, अपने पास एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, पहले से जानते हैं ये भी। यहाँ से मैं, ये जो एफ की वैल्यू है यहाँ पर एम ए रख दूँ, एफ की वैल्यू। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम डी वी ओवर डी टी, आया ना, वेलोसिटी में चेंज ही तो होता है, एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। और अपन, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जब स्टार्टिंग में, सर जी आप जब ए बराबर आपके लिखते हो, ए बराबर क्या क्या होता है, एक तो होता है डी स्क्वायर, और अगर यहाँ एक्स है, एक्स ओवर डी टी स्क्वायर होता है। सही है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर जी, कि डी ओवर डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी एक्स ओवर डी टी। और सर जी इसका मतलब ये भी होता था क्या, सर जी डी वी ओवर डी टी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, डी एक्स ओवर डी टी। अच्छा, और ये जो डी वी ओवर डी टी था, इसमें मैं क्या करूँ, अगर डी वी ओवर डी टी में ऊपर नीचे डी एक्स का गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे डी एक्स का क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, इसका जोड़ा बना रहा हूँ एक अलग से, कि मैं अगर इसको ले लूँ, तो एक साथ ले लूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, सर जी डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। और सर जी आप जानते हो यहाँ पर कि अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो, आप जानते हो कि डी एक्स ओवर डी टी तो क्या है, वेलोसिटी है, और डी वी ओवर डी टी अपने पास है, डी वी ओवर डी एक्स है, ये सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं एसिलेशन को इस फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, एसिलेशन को इस वाली फॉर्म में भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या ए बराबर आ गया ना, ये ए की भी जो वैल्यू है मेरे पास फोर्स को, तो क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूँ ऐसे, फोर्स की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ एम और वी डी वी ओवर डी एक्स। किसी कोई ऑब्जेक्शन? सही बात है, एफ वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर डी वी ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ फोर्स को। और इस वैल्यू को मैं कहाँ रखूँ, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि
देखो फोर्स का मान आ गया, इस वैल्यू को ये जो वैल्यू इसको मैं यहाँ रख दूँ, सही बात है। तो इसको बोल देना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को रख दो कहाँ पर, वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से देखो डी ओमेगा बराबर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एम बी डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, सही है, आया ना, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से ये डी से तो डी कैंसिल आउट, सही है। अच्छा, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एम बी डी वी, एम वी डी वी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। एम बी डी वी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल। अच्छा, वी देखना जरा क्या था, वी इनिशियल से क्या हो गया था, वी फाइनल हो गया था। वी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है चेंज, वी इनिशियल से वी फाइनल तक हो गया, सही बात है, वी इनिशियल से वी फाइनल तक हो गया। जरा देखिएगा, अपने पास ये जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एम तो क्या है, कांस्टेंट है, एम, और वी की जो वैल्यू है, वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, सही बात है, डी डब्ल्यू बराबर। अच्छा, इंटीग्रेशन कर दिया ना दोनों साइड में अब तो देखो, तो इधर अगर आपने इस इधर साइड का इंटीग्रेशन कर दिया, कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कुल कार्य हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन क्या, डब्लू, डब्लू बराबर एम बी स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, पी इनिशियल से पी फाइनल तक, सही बात है। डब्लू बराबर एम तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर आप क्या रखो, वी एफ की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा, वी एफ का स्क्वायर वाई टू माइनस एम पी इनिशियल का स्क्वायर वाई टू। ये कुछ फॉर्मूले जाने जाने से नहीं लग रहे क्या, ये फॉर्मूले कुछ जाने जाने से नहीं लग रहे। तो डब्लू बराबर 1/2 एम पी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम पी फाइ पी इनिशियल का स्क्वायर। ये तो क्या हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, डब्लू बराबर के फाइनल है, और ये तो क्या है, के इनिशियल है। देखो यहाँ पर जरा, क्या हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, किस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी का, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, डब्लू बराबर डेल्टा के, आगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम, यही क्या है, कार्य ऊर्जा परिमेय है, कार्य ऊर्जा परिमेय, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बात भी प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो जितने भी फोर्स हैं, इनके द्वारा जो काम किया गया है किसी सिस्टम पर, उसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, की जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी, वर्क के बराबर रहेगी। यानी कि जितने भी फोर्स हैं उन्होंने जो कार्य किया वो किसके बराबर रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है सर जी संरक्षी बल की। इसकी बात आती है कि संरक्षी बल है आखिर है क्या, ठीक है। देखो अपन ने संरक्षी बलों के लिए क्या चीज़ पढ़ी, तो वर्क के बारे में जान लिया और फोर्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्स होते हैं उनको दो भागों में अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया गया है। फोर्स, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव, और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अपन कुछ परिभाषा देखेंगे इनकी। सर जी संरक्षी बल, संरक्षी बल, ठीक है। तो देखो, संरक्षी बल वह बल रहेगा जिसकी वजह से
जो अपना कार्य है, संरक्षी बल किस पर डिपेंड नहीं करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे। संरक्षी बल यानी कोई भी फोर्स है वो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। ठीक है। तो जो अपना जो वर्क है, कार्य है, उसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड ना करे। किस पर डिपेंड ना करे, वर्क पर डिपेंड ना करे। ठीक है। यहाँ पर अपन ऐसा करें, अपने पास कंडीशन क्या है, ए है, और कंडीशन क्या है, बी है। ठीक है। तो एक तो ए से और बी तक पहुंचने के पास कितना है, एक तो रास्ता तो ये है, तो बोला मैंने रास्ता क्या, कोई भी रास्ता बोल दिया। ठीक है। एक रास्ता तो ये रहा, रास्ता नंबर 1। एक रास्ता नंबर क्या क्या आ गया 2। एक रास्ता नंबर आ गया क्या, 3। ठीक है। आ रही है बस समझ में? और मेरे को ए से और बी तक पहुंचने में किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालना है। ठीक है। तो अगर मेरे को ए से और बी तक पहुंचने में अगर कार्य की वैल्यू निकालनी है, तो वो अगर इस रास्ते से जाऊं तो मेरे को क्या मिले, और इस रास्ते से जाऊं तो भी क्या मिले, सेम मिले, और इस रास्ते से जाऊं तो भी क्या मिले, सेम मिले। यानी जब भी मैंने कार्य किया, यहाँ पर भी डब्लू मिला, यहाँ पर भी डब्लू सेम मिला, और यहाँ पर भी डब्लू सेम मिला। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। काम कहाँ से आया, फोर्स की वजह से। तो जिस कार्य की वजह से ये जो वर्क है, मुझे यहाँ इस रास्ते पर भी समान हुआ, इस रास्ते पर भी और इस रास्ते पर भी। यानी कि केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर क्या कर रहा है, मेरा वर्क डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा जो फोर्स है, ऐसा जो बल है, उसको क्या बोलूंगा मैं, संरक्षी बल कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, संरक्षी बल कहूंगा। आ रही बात समझ में? क्या कहूंगा, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो केवल केवल तो वह संरक्षी बल कहलाता है। इफ वर्क डन बाय एनी फोर्स डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स, है ना। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, then the force is called, the force will conservative। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और इफ द फोर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य
केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर, किस पर? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर बोल सकते हैं। पर करता है तो इसे बल इफ वर्क done depends only on the initial and final state, then work वर्क डन बाई एनी फोर्स है ना, एनी फोर्स। थोड़ी जगह कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, देन द फोर्स विल कंजर्वेटिव। अब देखो, ये तो हो गई सर जी लिखवाने वाली बात। ठीक है, ये तो हो गई किसकी? लिखवाने वाली बात। फोर्स डिपेंड कैसे करता है? रास्तों पर, अलग अलग रास्तों पर। ठीक है, फोर्स डिपेंड कैसे करता है? अलग अलग रास्तों पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सपोज करो एक आदमी था जिसको ए से लेकर के और बी पर जाना है। ठीक है, और ए से बी पर जाने में उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ काम करना पड़ रहा है। फोर्स लगेगा तो क्या आएगा वहां पर? कार्य भी होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? कार्य होगा। ये बात भी अपन जानते हैं। तो इस आदमी ने अगर एक यहाँ होकर के गया, एक रास्ता है तो इसके पास ये था सीधा, ये रहा। ठीक है, तो उसने जो वर्क किया वो आया अपने, कितना आया? डब्लू आया। कितना आया? W1 आ गया। ठीक है, W1 यानी कि 5 जूल आ गया, 4 जूल आ गया। ठीक है, फोर्स तो लगा है ना, यानी इसने कुछ ना फोर्स लगाया होगा तब जाके वर्क हुआ होगा। अब ये दूसरे रास्ते से होकर गया, दूसरे रास्ते से होकर गया, यहाँ से होकर गया और यहाँ पर हो गया। और अगर इसके पास फिर भी आपके पास जो वर्क है वो आया, सपोज करो W2 आया, और तीसरा रास्ता ये है इसके पास, ये यहाँ होके गया ऐसे, और इसके पास जो W था वो क्या आया? W3 आया। और फिर आपने देखा कि इसने जो W1 है, W2 है, W3 है, इन तीनों की जो वैल्यू है, W1 बराबर W2 बराबर W3, यानी कि रास्ते से इसको कोई मतलब ही नहीं है, पाथ से तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, मार्ग पर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा। ये केवल डिपेंड कर रहा है आपकी इनिशियल कंडीशन पर और फाइनल कंडीशन पर, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड कर रहा है ये कार्य। उसको कोई मतलब नहीं है आप हवाई जहाज से आए हो या फिर आप घूम करके आए हो या सीधे आए हो। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा? संरक्षी होगा। कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे अपन? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। आगे बात समझ में? अच्छा,
अगर आपको ये जो W1 W2 W3 अलग अलग होते प्राप्त, तो क्या बोलते हैं इसको, असंरक्षी बल। क्या बोलते हैं इसको, असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सही बात है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स की, क्या है कि आपके पास अगर आपका फोर्स है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, या फिर पाथ पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे अपन, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। रट गया, ये हो गया याद, कोई दिक्कत, समझ में आने में कोई दिक्कत। चलो, शिवम कह रहा है सर क्लास का टाइम ओवर हो गया। अच्छा, क्लास का टाइम ओवर हो गया, ओ यार पता ही नहीं चला क्लास का आज तो। चलो कोई ना, तो कल यहाँ से आगे अपन करेंगे। ये तो केवल आपके लिए बेस बनाने के लिए था, ठीक है। कल अपन यहाँ से आगे पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो अपने एग्जाम में आएगा। इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं, तो अपन कल देखेंगे संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं, और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हो गया, फिर विद्युत चुम्बकीय बल हो गया, चुम्बकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया। इन सब के बारे में अपन देखेंगे कौन कौन से संरक्षी हैं और कौन कौन से असंरक्षी हैं, ठीक है। आपके परीक्षा, आपको जो सिलेबस है ना, आप उतना ही दिया है कि आपके पास तो कौन कौन से तो कंजर्वेटिव है और कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरी बात, आपके लिए एक विमीय गति दी गई है कि वन डायमेंशन में आपके पास इसकी एक मोशन के बारे में और इसका जो पोटेंशियल है उसका कर्व आपको बताना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहीं से समझ जाओगे इसको। ये आना जरूरी है, पता होना चाहिए अपन कर क्या रहे हैं, तभी आप इसको आगे कर पाओगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, ओके, शिवम, आकाश, रिंकेश और नीतेश, रोहित, ठीक है, अजय, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अजय सर हो रहे अपनी क्लास में, वो सुन लेंगे तो डांटेंगे, है ना, बोलेंगे मेरा नाम कौन चिल्ला रहा था सुबह सुबह। चलो भाई, तो सी यू सून टुमारो, आने वाले कल में मिलते हैं। चलो भाई, राधे राधे।